उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है। एक गरीब आदमी सड़क के किनारे ठेला लगाकर चाय और कुछ छोटा मोटा सामान बेचता है। अचानक कुछ सोहदे आते हैं, सामान लेते हैं, बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। रोकने पर ठेले वाले को बुरी तरह पीटते हैं, उसका सामान तोड़ते हैं। पुलिस तो मौके पर नहीं पहुंचती, लेकिन बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस इतनी कठोर कार्रवाई करती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, एकदम कठोर कार्रवाई। एक कागज पर राजीनामा लिखवा देती है पुलिस। आपको वीडियो दिखाऊंगा भी, और उस वीडियो में पिटने वाले की बेटी की वह आवाज भी जो कलेजे को अंदर तक चीर देती है। इस सब के बीच उनका क्या, जो इस घटना में भी पहाड़ मैदान तलाश रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की भी खबर लेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। कितना बढ़िया तरीका है ना, किसी को भी जाकर अच्छी तरह से पीट दो और बात पुलिस तक पहुंच जाए तो राजीनामा करवा लो। राजीनामा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस संबंधित थाने की पुलिस को किसी तरह अपने पक्ष में करना पड़ता है। पुलिस को अपने पक्ष में करने के कुछ तरीके होते हैं, उनमें से ज्यादातर तरीके आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। यहां सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो वीडियो देखें जिसके संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें और सुनिए। वीडियो देहरादून का है। सड़क के किनारे एक व्यक्ति चाय और कुछ छिटपुट सामान की दुकान लगा रहा है। दुकान क्या है? एक ठेली है। कुछ सोहदे आकर सामान लेते हैं और बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। दुकानदार की पत्नी ऐतराज जताती है तो सोहदे चले जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ फिर आ धमकते हैं। दुकानदार को लातों, घूंसों, डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। पिट रहे दुकानदार की बेटी पापा पापा चिल्लाते आपने वीडियो में सुन ली होगी, फिर से सुन लीजिए। इतना सब हुआ, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस मौके पर तो क्या पहुंचती, पीड़ित ही पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने वही काम किया जिसकी पुलिस से उम्मीद की जाती है। नहीं, सोहदों को गिरफ्तार नहीं किया, एक राजीनामा लिखवा लिया जिसकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पढ़ने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे लिखे नामों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमल या कमल, विष्णु और रवि नाम के सोहदों की तरफ से एक माफीनामा लिखा गया है जिस पर पीड़ित पक्ष के भी दस्तखत हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने चुपचाप राजीनामा कर लिया होगा? नहीं ना। तो ये राजीनामा कैसे हुआ? इस मामले में जैसे भी हुआ हो, लेकिन इस तरह के राजीनामा को लेकर एक बात खूब कही जाती है, हो जा राजी, लिखनामा हो गया राजीनामा।
यानी कि पीड़ित को नामा लिखने के लिए राजी किया जाता है और उसे राजी करने के कई तरीके होते हैं। आरोपी पक्ष को सिर्फ इतना करना होता है कि पुलिस को अपने पक्ष में करना पड़ता है। जैसे कि मैं कह चुका हूं, पुलिस को अपने पक्ष में करने के कई तरीके होते हैं। एक बात फिर कह रहा हूं कि मैं ऐसी घटनाओं में आमतौर पर करवाए जाने वाले राजीनामा के तरीकों के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर इस घटना की बात नहीं कर रहा हूं। जब पुलिस आरोपी पक्ष के पाले में आ जाती है तो उसका पहला काम होता है पीड़ित पक्ष को डराना। जी, डराना, उसे शहद घुले शब्दों में समझाना कि देखो केस आगे जाएगा, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, कैसे इतना सब तुम करोगे, गरीब आदमी हो, आरोपी पक्ष की गुंडागर्दी देख रहे हो ना, वे कैसे भी लड़ेंगे, तुम्हें परेशान भी करेंगे, फिर क्या करोगे, बहुत परेशान हो जाओगे तुम इस मामले में। इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के बाद कहा जाएगा कि हम तुम्हारी इतनी मदद कर सकते हैं कि इनको धमका देते हैं, तुम्हारे सामने इनकी नाक रगड़वा देते हैं, फिर राजीनामा करवा लेते हैं। आमतौर पर इससे पहले पीड़ित को इतनी तरह से डराया जा चुका होता है कि उसे लगता है कि पुलिस वाले कितने अच्छे लोग हैं, मुझे बचाने की इनको कितनी फिक्र है, आगे फिर से कोई ऐसा लफड़ा न हो जाए, इस डर से वे राजीनामा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। पुलिस आरोपियों को बुलाकर उनकी तरफ आंख दबाकर धमकाती है, आइंदा ऐसा करोगे तो टांग तोड़ दी जाएगी। माफी मांगने को कहा जाता है आरोपियों से, आरोपी भी आंख दबाकर सॉरी जी अब ऐसा नहीं करेंगे कहते हैं और राजीनामा हो जाता है। 90% मामलों में ये ट्रिक काम कर जाती है, बाकी 10% में कभी कभी शिकायतकर्ता यानी पीड़ित को किसी और मामले में फंसाने का डर दिखाया जाता है या फिर कोई लालच देने का प्रयास किया जाता है, परिवार को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जाती है, बस राजीनामा हो जाता है। इस मामले में यह जो राजीनामा लिखा गया है, मैं नहीं कहता कि इसमें ऐसा कोई तरीका अपनाया गया होगा, लेकिन कुछ सवाल तो उठते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सड़क पर इस तरह से सरेआम उपद्रव मचाने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले की सजा सिर्फ राजीनामा है? इसकी क्या गारंटी है कि ये शोहदे फिर किसी और के साथ इसी तरह की गुंडागर्दी नहीं करेंगे, बल्कि अब तो उन्होंने ऐसे मामलों में पुलिस से बच निकलने का रास्ता भी देख लिया है, फिर भला वे क्यों भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे? सुना है शांति भंग में चालान हुआ है, पर क्या ये सिर्फ शांति भंग का मामला है? दो लोगों में सड़क पर कहासुनी हो जाए तो उसमें भी शांति भंग का चालान होता है। शराब पीकर कोई शोर मचा रहा हो तो उसके खिलाफ भी शांति भंग का चालान होता है। कुछ दिन बाद ऐसा मामला खुद ही समाप्त हो जाता है। इन शोहदों के साथ ऐसी नरमी बरतना मेरे हिसाब से तो आने वाले वक्त के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, कुछ और बदमाश पैदा हो सकते हैं। इस घटना पर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करने वालों की बात करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें, साथ में शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी दे दी है। ये जो घटना है निसंदेह कानून व्यवस्था का मामला है। खुद को धाकड़ कहलवाने का शौक रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी शहर में यानी देहरादून में रहते हैं, फिर भी बिना डर के सड़कों पर शोहदों ने अपना राज कायम कर रखा है। ये सरकार और उसकी पुलिस की विफलता नहीं है तो और क्या है। कुछ लोगों ने पीड़ित और आरोपियों के क्षेत्र का पता लगाकर इसे क्षेत्रवाद का रूप दिया है, इस बिना पर कि पीड़ित जो है वह इस क्षेत्र का है और जो आरोपी है वे उस क्षेत्र के हैं। ऐसे लोगों से मेरा एक सवाल है, यदि पीड़ित उस क्षेत्र का और आरोपी इस क्षेत्र के होते तो क्या ऐसी मारपीट ठीक थी? अब कोई ये ना कहे कि इस क्षेत्र के लोग ऐसे नहीं होते। ऐसा कहने से पहले ठीक से अपने चारों तरफ देख लीजिए और दिमाग में क्षेत्रवाद की जो गंदगी भरी हुई है उसे निकाल फेंकिए।
इस मामले को क्षेत्रवाद का रंग देने वाले दो तरह के लोग सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। एक तो हुए हैं जो हाल के दिनों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए घनघोर क्षेत्रवादी बन गए हैं, यहां तक कि दूसरे क्षेत्र में रहने वालों को खुखरी से काटने और यहां से भगाने की बात करते रहे हैं। यह बात अलग है कि इनकी पार्टी एक दौर में धार्मिक सौहार्द के प्रतीक चंद्र सिंह गढ़वाली को अपना आदर्श मानती थी। इन सत्ता लोलुपों को तो इस बिना पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। यह बात भी सच है कि इस तरह की स्टंटबाजियां करके इन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। इस घटना में क्षेत्रवाद ढूंढने वाले दूसरे किस्म के लोग ज्यादा खतरनाक हैं। उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, फिर भी इस घटना को और ऐसी तमाम घटनाओं को मेरे क्षेत्र का अपमान बताकर जहर घोल रहे हैं। इस तरह के लोग दरअसल वे लोग हैं जो मैं बड़ा, मेरी जाति बड़ी, मेरा धर्म बड़ा, मेरा क्षेत्र बड़ा वाले अहंकार में मानवता, मानव मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को भूल गए हैं। हमारा संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर देश के नागरिकों में भेद न करने की बात कहता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें मानवता, मानव मूल्यों को समझने के साथ ही थोड़ा बहुत संविधान के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।